कहानी की शुरुआत हॉटन नाम के एक एलिफेंट से होती है। वो नूल नाम के एक जंगल में पूरी मौज मस्ती से रहता था। एक दिन हॉटन वहीं के तालाब में नहा रहा होता है। तभी उसे एक बहुत ही छोटी सी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है शायद उसके कान में पानी चला गया होगा, इसलिए वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। जंगल के कुछ जानवर के बच्चे हॉटन के दोस्त थे। वो उसी के साथ पूरा दिन जंगल में मस्ती करते रहते थे। वहाँ एक कंगारू भी थी जो अपने आप को उस जंगल का हेड बताती थी। वो सबको अपने लॉ के मुताबिक जंगल में रहने को कहती थी। वो अपने बेटे को हमेशा से हॉटन के साथ खेलने से मना करती रहती थी। उसे लगता था कि हॉटन जंगल के बाकी सभी बच्चों को बिगाड़ रहा है। हॉटन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है। तभी उसे फिर से एक छोटी सी चीज से एक आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा लगा मानो उसे एक छोटे से कण पे एक छोटा सा परिवार बसा हो जो उससे मदद मांग रहा है। हॉटन उस छोटे से कण को पकड़ने के लिए जाता है, पर वो इतना छोटा था कि उसकी थोड़ी सी भी हरकत की वजह से वो उसके हाथ से निकल जाता था। हॉटन उसे अभी भी पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। तभी रास्ते में एक मंकी का ग्रुप उस पर बहुत सारे कीलों से हमला कर देता है। वो भागते भागते फिर से वही तालाब के किनारे ही पहुंचता है। वो वहां से एक क्लॉवर फूल को तोड़ लेता है और उसी के ऊपर उस छोटे से कण को टिकाता है। वो उसे लेकर तालाब से बाहर आता है और उसे देखकर उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है कि वाकई में उस पर कोई है या नहीं। तभी वहां वो कंगारू आती है। हॉटन उसे बताता है कि इस छोटे से कण पे रहने वाले एक आदमी ने उससे मदद मांगी है। कंगारू हंसने लगती है कि ये क्या बातें कर रहा है। वो कहती है कि इतने छोटे लोग होते भी नहीं हैं। हॉटन कहता है क्या पता, शायद इस छोटी सी चीज में एक पूरी दुनिया बसी हो। जैसे ये हमारे लिए बहुत छोटे हैं, क्या पता हमारा भी प्लेनेट किसी के लिए सिर्फ एक कण के ही बराबर हो। कंगारू से कहती है कि तुम ये सब कहानी अपने पास ही रखो और जंगल के बाकी सभी बच्चों को भी इन फालतू चीजों से दूर ही रखो। वो कहती है कि जंगल के कुछ नियम और कायदे हैं जिसे हॉटन को मानना पड़ेगा, नहीं तो उसे उसके खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। वो हॉटन को वार्निंग देकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हॉटन उस छोटी सी चीज को गौर से देखता है और सोचता है कि शायद यहाँ के लोग बहुत छोटे हैं, इसलिए वो लोग उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए वो जोर से हेलो बोलता है। सच में उस एक छोटे से कण पे एक पूरा शहर बसा हुआ था। हॉटन की आवाज ट्रैवल करते हुए वहां नीचे तक पहुंचती है। उस शहर का नाम होविल था और वहां के रहने वाले को हुस कहते थे। उस शहर के लोग इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि उनका पूरा शहर एक छोटे से क्लॉवर के फूल पे टिका हुआ है। वहां के मेयर का नाम मैकडोर था। मेयर और उसकी वाइफ की टोटल 96 बेटियां थी। वो हर एक को अपने दिन के कुछ ही सेकंड्स दे पाता था। जब तक मेयर अपनी बेटियों के प्रॉब्लम सुन रहा है तब तक तुम थोड़ा इधर ध्यान दो। दोस्तों, अब जमाना है गेमिंग का, लेकिन 100 गेम्स खेलने के लिए 100 ऐप्स थोड़ी डाउनलोड करोगे। बस एक विंजो काफी है, क्योंकि यहाँ है नाइफ ऑफ, शिप बैटल, क्रिकेट जैसे 100+ गेम्स। जैसी स्किल वैसी गेम्स। विंजो पर गेम्स खेलो और जीतो बहुत सारे कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। विंजो वर्ल्ड वॉर में बाकी लोगों से कम्पीट करो और जिताओ अपनी टीम को। और यहाँ तो हारने का भी गम नहीं, क्योंकि यहाँ हारने पे भी तुम जीतते हो कैश रिवॉर्ड्स। सिर्फ गेमिंग ही नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पे मिलते हैं एसफॉल्ट, माइनक्राफ्ट की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर, और अमेजॉन प्राइम, डोमिनोज, हॉटस्टार जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन भी। तो जल्दी से डाउनलोड करो विंजो ऐप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और पाओ 50 रुपीज कैश बोनस बिल्कुल फ्री। तो वापस से हम कहानी पे आते हैं। मेयर का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम जोजो था। मेयर चाहता था कि उसका बेटा भी उसके जैसे ही आगे चलकर हुविल शहर का मेयर बने, पर जोजो को शायद इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हॉटन अपने बेस्ट फ्रेंड मॉर्टन नाम के एक रैट को उस क्लॉवर के बारे में बता रहा होता है। मॉर्टन उससे कहता है कि चाहे तुम सही हो या गलत, वो हमेशा उसके साथ रहेगा, पर ये छोटी दुनिया वाली बात प्लीज वो अपने तक ही रखे, नहीं तो सब उसे पागल समझेंगे। हॉटन उसे कहता है कि वो ये बात अपने तक ही रखेगा, वो किसी से नहीं कहेगा। मॉर्टन के वहां से जाते ही हॉटन के बाकी सभी दोस्त आते हैं। वो चाहकर भी उनसे वो बातें छुपा नहीं पाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि उसे एक बहुत ही छोटी सी दुनिया मिली है जो इस क्लॉवर फूल पे टिकी हुई है। हॉटन उस क्लॉवर को अपने पास रखकर उछल कूद कर रहा था और इसका असर हुविल शहर पे पड़ रहा था। मेयर को वहाँ आज उस शहर में बहुत अलग अलग चीजें होती हुई दिखाई दे रही थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। मेयर वहाँ के प्रेसिडेंट से जाकर मिलता है जो वहाँ के एनुअल सेलिब्रेशन की अनाउंसमेंट कर रहा था। मेयर उन्हें बताता है कि उसके शहर में कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई, इसलिए सबकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एनुअल सेलिब्रेशन को उन्हें पोस्टपोन करना होगा। पर वो प्रेसिडेंट मेयर को डांट देता है कि वो कुछ भी बोल रहा है और ये सेलिब्रेशन वो कभी भी पोस्टपोन नहीं होने देगा। मेयर उदास होकर अपने ऑफिस आ जाता है। वो अपने शहर की सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा चिंतित था। वो प्रेसिडेंट की हरकतों से काफी ज्यादा गुस्सा था। वो एक स्टेपलर उठाकर उसकी तस्वीर की तरफ गुस्से में फेंकता है जो वापस आकर मेयर को ही लगती है। वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है और उसकी ये चीखें हॉटन को भी सुनाई देती है। हॉटन फिर से हेलो कहता है और इस बार मेयर को उसकी आवाज सुनाई देती है। वो डर के मारे इधर उधर देखने लगता है कि कौन है। वो वहां रखे एक स्पीकर को उठा लेता है। वो देखता है कि आवाज एक टूटे हुए पाइप से आ रही है। वो जाकर उस पाइप पे वो स्पीकर लगा देता है जिससे उसे हॉटन की आवाज पूरी क्लियर आने लगती है। वो पूछता है कि कौन है वहाँ। हॉटन उसे अपना इंट्रो करवाता है। हॉटन उससे कहता है कि उसकी पूरी दुनिया एक फूल के ऊपर टिकी हुई है। मेयर को पहले लगता है कि कोई उनके ही ऑफिस का आदमी उनके साथ मजाक कर रहा है।
तब हॉटन उसे यकीन दिलाने के लिए उसके शहर को शैडो में ले जाकर तुरंत अंधेरा और उजाला कर दिखाता है। मेयर को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर यह रियलिटी थी। अब उसे हुविल शहर की और भी चिंता होने लगी। वो बहुत घबरा जाता है। वो भागकर वहाँ की साइंटिस्ट डॉक्टर लूर के पास जाता है। वो उसे पूछता है कि अगर उनका शहर एक छोटे से फूल के ऊपर टिका हो तो उसे कैसे पता चलेगा। डॉक्टर लूरू से बताती है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने पड़ेंगे, तुरंत मौसम भी बदल सकते हैं, और अगर उनका प्लेनेट कहीं स्टेबल नहीं रहा तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। मेयर भागता हुआ वापस आता है और हॉटन से बात करता है। वो उसे कहता है कि उसे उसकी थोड़ी मदद करनी होगी। हॉटन कहता है कि वो उनकी पूरी मदद करेगा। मेयर उससे कहता है कि उनके शहर को एक सेफ जगह पे रखना होगा ताकि कोई खतरा ना हो। हॉटन इधर उधर देखता है और फिर उसे जंगल के बीच में एक बड़े से पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है और उसे ये सबसे सेफ और अच्छा जगह लगा उनके लिए। वो उस क्लोवर को लेकर आगे बढ़ जाता है और तभी उसके सारे दोस्त अपने पास एक क्लोवर लिए हुए आते हैं और हॉटन से कहते हैं कि उनके क्लोवर पे भी लोग रहते हैं। कंगारू का बेटा रूडी भी एक क्लोवर लिए हुआ था, जिससे वो कंगारू उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ये सब बकवास है। वो गुस्से में जाकर हॉटन से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, उसने मना किया था ये सब चीज बच्चों को बताने से। वो उसे अभी इसी वक्त वो क्लोवर उसे देने को कहती है, पर हॉटन उसे ये देने से मना कर देता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये क्लोवर उसे नहीं देगा। सारे मंकीज का ग्रुप भी वहाँ उस कंगारू के सपोर्ट में आ जाता है। हॉटन वहाँ से भाग जाता है। अब वो किसी तरह जल्दी से उस बड़े से पहाड़ तक पहुंचना चाह रहा था। हॉटन को जंगल के बीच में एक लकड़ी का पुल मिलता है जो उसे पार करना था, पर वो पुल काफी कमजोर थी। वो हॉटन के बाहर से टूटने लगती है। हॉटन किसी तरह अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, पर इसके इतने हिलने डुलने की वजह से पूरे हुविल में भूकंप आ रहा था। वो किसी तरह से उस पुल को पार कर पाता है। मेयर भागता हुआ अपने घर आता है। वो जोजो से कहता है कि घर में जितनी भी टूटने और गिरने वाली चीजें हैं उसे अभी के लिए हटा दिया जाए, और वो अपने रूम में लगे हुए लाइट को उतारने लगता है। तभी उसकी वाइफ आ जाती है। वो मेयर के इस बिहेवियर से शॉक में थी। मेयर अपनी वाइफ को सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, पर उसकी वाइफ की समझ में कुछ भी नहीं आता है। रात को मेयर फिर से हॉटन से बात करता है और पूछता है कि क्या वो अभी तक सेफ जगह पहुंचे या नहीं। हॉटन कहता है कि अभी वो रास्ते में ही है, पर कोई टेंशन की बात नहीं है, वो उन्हें बहुत जल्द ही वहाँ सही सलामत पहुंचा देगा। तभी मेयर की वाइफ उसे नीचे बुला लेती है। आगे हम मेयर के बेटे जोजो को देखते हैं, जो रात में हुविल शहर के बंद पड़े रिसर्च सेंटर में जाता था। शायद यही वो जगह थी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। इधर वो कंगारू एक वल्चर के पास पहुंचती है और उससे हॉटन की वो क्लोवर छीनकर डिस्ट्रॉय करने की सुपारी देती है। हॉटन जंगल में सो रहा होता है और उसका क्लोवर वहीं बगल में रखा हुआ था। उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। हुविल की साइंटिस्ट डॉक्टर लूरू मेयर के पास भागती हुई आती है और उसे बताती है कि समर के सीजन में बर्फ गिर रहे हैं। वो कहती है कि हुविल डिजास्टर की ओर बढ़ रहा है। मेयर जल्दी से हॉटन से बात करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि समर के सीजन में यहाँ बर्फ कैसे गिर रहे हैं। हॉटन देखता है जहाँ वो सोया था वहाँ ओस के गिरने से उन्हें यह प्रॉब्लम हुई है। वो अपनी गर्म फूंक मारकर सारे बर्फ को पिघला देता है। तभी हॉटन को वहाँ की झाड़ियों के हिलने की आवाज सुनाई देती है। वो डरने लगता है, पर वहाँ उसका दोस्त मॉर्टन आया था। वो हॉटन को बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कंगारू ने सारे जानवरों को उसके खिलाफ भड़का दिया है और वो लोग उसे जंगल से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, और वो कंगारू व्लाड नाम के एक वल्चर को उससे वो क्लोवर छीनने के लिए सुपारी दी हुई है। हॉटन उसे वार्निंग के लिए थैंक्स बोलता है, पर वो कहता है कि वो इस क्लोवर को सही सलामत उस पहाड़ पे पहुंचा कर ही रहेगा। हॉटन मेयर को समझाता है कि उसके ऊपर अब कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए वो अपने सारे लोगों को कहीं सेफ जगह पर रहने को कहे ताकि कोई डैमेज ना हो। मेयर उसे कहता है कि उसके शहर के लोग एनुअल सेलिब्रेशन करने वाले हैं और उनका प्रेसिडेंट कभी भी उनकी बात नहीं सुनता है। तभी हॉटन पे वल्चर हमला कर देता है। वो भागने लगता है और हुविल में फिर से भूकंप आने लगती है। हॉटन किसी तरह से उस क्लोवर को बचाता हुआ भाग रहा था। वो वल्चर किसी भी हालत में उससे उसका क्लोवर छीनना चाहता था और इधर हुविल के सारे लोग इधर उधर गिर रहे थे। हॉटन उससे किसी तरह पीछे छुड़ाकर मेयर से पूछता है कि क्या वो सब ठीक है। हुविल के सारे लोग मेयर के घर के आगे आकर जमा हो गए थे। हॉटन मेयर से कहता है कि उसे सब लोग को जल्दी से समझाना होगा क्योंकि वो लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। मेयर शहर में इमरजेंसी लागू करने को कहता है। तभी वहाँ का प्रेसिडेंट सबसे कहता है कि कोई बात नहीं है, वो लोग अपना सेलिब्रेशन मनाना जारी रख सकते हैं, और सारे लोग भी मेयर के खिलाफ हो जाते हैं। उन सबको प्रेसिडेंट की बातों पे ज्यादा भरोसा था। मेयर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बातों का विश्वास नहीं करता है। मेयर हॉटन से कहता है कि वो खुद हुविल के लोगों को विश्वास दिलाए कि वो कितने बड़े खतरे में है। हॉटन उन्हें अभी समझाने ही वाला था कि तभी वो वल्चर उस पर अटैक करता है और वो क्लोवर को लेकर उड़ जाता है। हुविल में बहुत तेज हवाएं चलने लगती है, पर तब भी उस प्रेसिडेंट को लगता है कि ये सब बस ऐसे ही हवाएं चल रही है और कोई भी खतरे की बात नहीं है। हॉटन उस वल्चर के पीछे अभी भी भाग रहा था, पर जब तक वो उसे पकड़ पाता वो वल्चर उस क्लोवर को नीचे बहुत सारे क्लोवर के बीच फेंक देता है। वहाँ बहुत सारे क्लोवर्स थे, उनमें से हॉटन को अपना वाला क्लोवर मिलना लगभग नामुमकिन था, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। वो दिन भर बिना रुके उस क्लोवर को ढूंढता रहता है। तभी उसे एक उड़ता हुआ क्लोवर दिखाई देता है। वो उसे जाकर जल्दी से पकड़ता है। ये उसी का क्लोवर था। वो मेयर को आवाज देता है,
पर उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो वहीं उदास होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद हॉटन को मेयर की आवाज सुनाई देती है। हुविल के सारे लोग अब हॉटन को सुन रहे थे और उन्हें अब मेयर की बातों पे भरोसा भी था। मेयर हॉटन को अपनी पूरी फैमिली और शहर के लोगों से मिलवाता है और कहता है कि सारे हुविल और वहाँ के लोग उस पर पूरा भरोसा करते हैं। हॉटन उन्हें लेकर आगे बढ़ जाता है। कंगारू को जब पता चलता है कि हॉटन के पास अभी भी वो क्लोवर है तो वो सारे जंगल के जानवर को इकट्ठा करती है और उसे बताती है कि हॉटन की वजह से सारा जंगल खतरे में है और अगर उन लोगों ने हॉटन को अभी नहीं रोका तो उनके बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जिसे सुनकर जंगल के सारे जानवर गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग हॉटन को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। हॉटन अभी रास्ते में ही था, तभी वो अपनी तरफ जानवर का एक पूरे झुंड को आता देखता है। सब उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। कंगारू उससे क्लोवर को उसके हवाले करने को कहती है, नहीं तो वो लोग उसे पकड़कर पिंजरे में डाल देंगे। हॉटन उन्हें बताने की कोशिश करता है कि इस क्लोवर पे एक दुनिया बसती है जिसे वो बर्बाद नहीं होने दे सकता। कंगारू सारे जानवर से उसे पकड़ लेने को कहती है। मेयर ये सब बातें सुन रहा था। वो सबसे बहुत जोर से आवाज करने को कहता है ताकि वो सब सारे जानवर उन्हें सुन सके। सारे हुविल के लोग आवाज करने लगते हैं पर यह काफी नहीं था। मेयर देखता है जोजो कहीं जा रहा है। वो उसके पीछे पीछे उसके रिसर्च सेंटर में पहुंचता है जहां वो देखता है जोजो ने बहुत सारे ऊंची आवाज निकालने की मशीन बनाया हुआ है। जोजो उन मशीन की मदद से और भी तेज आवाज निकालने लगता है। तब तक हॉटन को पकड़कर केज में बंद कर दिया गया होता है। कंगारू से वो क्लोवर ले लेती है और उसे एक खौलते हुए तेल में डालने वाली होती है पर उसका बेटा रूडी उसे तेल में गिरने से बचा लेता है। वो कहता है कि उसने कुछ आवाजें सुनी इससे। वाकई में उससे अब आवाजें आ रही थी और सारे जानवरों को भी वो सुनाई दे रही थी। वहाँ के सारे जानवर उस आवाज को सुनकर हैरान थे। रूडी उस क्लेवर को वापस से हॉटन को दे देता है। हॉटन मेयर को बताता है कि उन्होंने कर दिखाया। हुविल के सारे लोग जश्न मनाने लगते हैं और जंगल के अब सारे जानवर भी हॉटन के साथ थे। पर वो देखता है कि कंगारू अकेली पड़ गई है। वो उसके पास जाता है। उस कंगारू को भी अपनी गलती का अब एहसास हो चुका था और वो सब मिलकर उस क्लोवर को उस पहाड़ पे सेफली रख देते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।